हेलो बेटा। चलो, आज वो तुम्हारा करंट अल्टरनेटिंग करंट में हमने थोड़ा सा करंट के बारे में आइडिया लिया था, उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। और मैटर्स वाले चैप्टर से बात कराऊंगा, बट पहले ये करंट वाला खत्म कर देते हैं, अल्टरनेटिंग करंट ये सब का, ठीक। देखो, याद करो, हम लोगों ने ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल निकाला था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, एंड साथ में हमने करंट भी निकाली थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये आपको याद होगा। ये हमारी अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब यहाँ पे देखो तो साइन ओमेगा टी का अनुसार है। तो बताओ ये करंट किस तरह से, अगर इसका ग्राफ बनाया जाए और मैं बोलूँ कि इधर टाइम है और यहाँ पे करंट है, तो हम इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना सकते हैं। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। मैंने थोड़ा आपको आइडिया भी दिया था कि इसका ग्राफ ऐसे बनाया जा सकता है। ये अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेट करंट को बोलते हैं क्योंकि ये जीरो से यहाँ तक अगर इसको देखा जाए तो ये टाइमिंग होगा तुम्हारा t/2 और ये टाइमिंग होगा t। t क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या? 2π/ओमेगा, एक पूरा चक्कर घूमने के लिए बार में। और ये t/4 आ जाएगा, ये 3t/4 आ जाता है। ये बात हमें समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। इसमें छोटा सा टर्म आता है कि एक टाइम पीरियड में अल्टरनेटिव मतलब ये पॉजिटिव फेज में, फिर ये नेगेटिव फेज में चली गई, इसलिए इसको अल्टरनेट बोलते हैं, है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा भी हो सकता है ग्राफ। कई बार आपको कुछ ऐसे फंक्शंस भी दिए जाएंगे कि ऐसे ग्राफ दिए होंगे। सपोज मान लो यहां से ऐसा कुछ होगा, ये ऐसे भी ग्राफ दिए जा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, मतलब वो ऐसा कुछ फंक्शन बनाएंगे कि ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। ये अल्टरनेटिंग करंट का टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसा भी ग्राफ पॉसिबल हो सकता है। तो ग्राफ कितने भी तरीके के हो सकते हैं, बट इस फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये है। तो इसमें एक चीज पूछी जाती है कि अगर मैं टाइम पीरियड जो बोल रहा हूँ वो t है और t इज इक्वल टू है कितना? 2π/ओमेगा। तो मैं I एवरेज निकालना चाहता हूँ इन वन टाइम पीरियड। क्या निकालना चाहता हूँ? I एवरेज आपको फाइंड करना है इन t। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अब जरा सोच के देखो, I एवरेज निकाल रहा है तो कैसे निकालना? तुम सोचो यहाँ पे जितना पॉजिटिव करंट जा रहा है उतना ही तो नेगेटिव जा रहा है, पक्का। तो बताओ एक टाइम पीरियड में अगर मैं I एवरेज की डायरेक्ट बात करूं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जीरो होगा, बट इन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। एक टाइम पीरियड में I एवरेज क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन अगर कोई मुझसे कहे कि तुम मुझे बताओ कि I एवरेज ये फाइंड करना है इन टाइम इज इक्वल टू π/ओमेगा, यानी हाफ टाइम पीरियड। हाफ टाइम पीरियड का मतलब कितना हुआ? यहां से लेके यहां तक। ये बात समझ में? तो हमें इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा और एवरेज की बातें थोड़ी समझ में नहीं। तो मैं पहले एवरेज करंट के बारे में बात करूंगा, ठीक है, जरा समझते हैं। और एक बात थोड़ी बहुत चीजें ध्यान देते हैं कि I एवरेज इन हाफ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जीरो होगा। तुम अगर तुम्हें ये ना समझ आ रहा हो तो मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊं। देखो, तो मुझे बताओ I एवरेज अगर तुम लिखते हो तो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि वन टाइम पीरियड में जितनी भी करंट्स हैं उन सबको जोड़ो और एक टाइम पीरियड से डिवाइड कर दो। एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका ये है। अब सारी करंट जोड़नी है तो उसको तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो I और किसके रिस्पेक्ट में? dt के रिस्पेक्ट में, जीरो से लेके कहां तक? वन टाइम पीरियड तक, और डिवाइडेड बाई t। अब अगर ढंग से देखो तो जीरो से लेके ये होता है 2π/ओमेगा। I की जगह वैल्यू रखो, दिस इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t। कुछ लोगों को ना समझ आए इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है? 2π/ओमेगा। ओमेगा ऊपर चला जाएगा तो ओमेगा अपॉन 2π, इंटीग्रेशन ऑफ I नॉट भी बाहर आ जाएगा और यहाँ आ गया तुम्हारा साइन ऑफ ओमेगा t dt, जीरो से लेके 2π/ओमेगा। जरा इंटीग्रेट करो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, और जो इसके साथ होता है वो नीचे आ जाता है। तो ओमेगा I नॉट डिवाइडेड बाई 2π, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा और एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, और साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा t, और टाइम पीरियड जीरो से 2π/ओमेगा। ये बात समझ आ रही है नहीं? और अच्छी बात है, देखो, माइनस ओमेगा I नॉट डिवाइडेड बाई 2π/ओमेगा इनटू कॉस में पहले ये वाली वैल्यू रखोगे t की जगह, तो t की जगह रखोगे तो ओमेगा ओमेगा कट गया, cos 2π। cos 2π कितना होता है? cos 2π इज 1। बात समझ में? तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos 0 कितना होता है? 1। ये कैंसिल आउट हो गया, अल्टीमेटली क्या? 0।
मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया था क्योंकि एक लूप में जितनी पॉजिटिव करंट जाएगी दूसरे लूप में उतनी ही नेगेटिव करंट जाएगी, समझ आया? इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो कभी भी वन टाइम पीरियड में अगर एवरेज करंट पूछी जाएगी तो क्या बोल दोगे? 0। बट मेरा मेन कंसंट्रेशन है कि आपको ये वैल्यूज पूछी जाती हैं कि एवरेज करंट निकालो लेकिन हाफ टाइम पीरियड में, तो उसको कैसे निकालें? ये सबको समझ में आ गया? कोई इसमें बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान काम है, हमने भी ये कैलकुलेशन तो किया ही है। अब इसको मैं डायरेक्ट कर लूंगा, तुम्हें इतना तो मैंने सिखाई दिया। देखो अब हाफ टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ एवरेज निकालना है हमको, आई एवरेज, लेकिन इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा है उसका आधा, और यहाँ पे आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी और डिवाइडेड बाई पाई बाई ओमेगा, हाफ टाइम पीरियड। ओके, आई नॉट बाहर आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, नीचे पाई आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी डी टी 0 से पाई बाई ओमेगा। अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया था, माइनस बाहर आ जाएगा, ओमेगा आई नॉट अपॉन पाई, और इसका हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। लिमिट लगाएंगे 0 से लेके पाई बाई ओमेगा, वेरी गुड, माइनस ओमेगा आई नॉट बाई पाई। ये समझ में आया? अब जरा इसकी वैल्यू रखो, टी की जगह पाई रखो, कॉस पाई, कॉस पाई कितना? -1, दिस इज -1, माइनस ऑफ कॉस 0 कितना? 1, माइनस माइनस -2, समझ आ रहा है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस नहीं, ध्यान रखना। तो माइनस यहाँ से आएगा, डिवाइड हुए तो कितना हो गया? यहाँ आ गया, जरा ढंग से समझना, और एक ओमेगा बाहर आएगा इंटीग्रेशन का, इसका वो तो आएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो जरा क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस 2i0 अपॉन पाई, ये हो गया आई एवरेज। और अगर ढंग से देखो तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई, पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 इंटू आई नॉट। अब अगर तुम इसको देखो तो ये कितना आएगा? ये कैलकुलेशन तुम करने का लगभग आएगा 0.7 के आसपास, वो तुम चेक कर लेना, समझ आएगा? यहाँ पे पॉइंट हटाओगे, पॉइंट लगाओगे तो लगभग 0.707 टाइप्स कुछ आएगा। ये एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है इन टाइम इंटरवल दिस। इसमें कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दो, एक लाइन का क्वेश्चन है पक्का। बल्कि इसको और अच्छे से करो ना, देखो तो चलो इसको कर सकते हैं बाई 7, ये कितना आ गया? 7/11 आई नॉट, 0 पॉइंट, या 0 हो गया, लगभग 6 आएगा, सॉरी 7 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ आ जाएगा 0 तो यहाँ 70 हो जाएगा, है ना? तो ये 7 से तो नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, तो 0.6, और अब बचेगा कितना? 66 और 74, बस इतना ही लिखो ना, इतनी करंट हुई, समझ आया? तो एवरेज करंट निकालने के तरीके याद रखना, एनसीईआरटी में भी एक बार देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पूरा इसी प्रोसेस से उसमें किया जाता है, ठीक है? अब हम एवरेज करंट जो हमने निकाली, ये हाफ टाइम पीरियड में हमने कैलकुलेट करी। अब कई बार क्या होता है, बहुत क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एवरेज करंट निकालने का है, तो जरूरी नहीं यही है, और जाने कितनी चीजें आएंगी, तो मैंने पहले भी बताया तुमको, करंट का तो कितना भी पार्ट हो सकता है ना, किसी भी तरह का दिया जाए आपको, ऐसे नॉर्मल फंक्शन दिएंगे उसमें एवरेज करंट पूछे, है ना? तो अब बात करते हैं IRMS निकालने की। ये क्वेश्चंस हो सकता है पूछा जाए, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान रखना, VRMS भी निकालेंगे और IRMS भी निकालेंगे। अच्छा बताओ, अगर हमने एवरेज करंट निकाली इन वन टाइम पीरियड, तो बताओ क्या मैं एवरेज पोटेंशियल भी निकाल सकता हूँ इन हाफ टाइम पीरियड, और हाफ टाइम पीरियड में मुझे एवरेज करंट भी डिफरेंट है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अब हम निकालना चाहते हैं IRMS, किसको पढ़ा जाता है? स्क्वायर मीन रूट, बात समझ में? तो ये जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को समझना, इसको हम लोग कहते हैं कि पहले तुम एवरेज निकालो आई स्क्वायर का, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई
2 पाई बाई ओमेगा। ये देखो क्या लिखा, स्क्वायर का एवरेज है, तो स्क्वायर का मीन मतलब एवरेज, और उसका रूट, इसका मतलब इसकी पावर 1/2। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का। तो हम इतनी वैल्यू को पहले कैलकुलेट करते हैं। इसको मान लेता हूं आई डैश, वो लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई बाई ओमेगा आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई 2 पाई बाई ओमेगा। थोड़ा कैलकुलेट करते हैं, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर की जगह रखेंगे तो आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो तो मैं शॉर्टकट में भी डील कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना है। ये समझ में, आई नॉट बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये होगा ओमेगा अपॉन 2 पाई आई नॉट का होल स्क्वायर, और ये लिखा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, बट पहले तुम थोड़ा इसको समझ लो। डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। तो मुझे बताओ cos 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको दे लिया, इसको दे लिया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये बात तुम्हें समझ आनी चाहिए। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ ओमेगा आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, और इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस, यहाँ पे लिखा जाएगा cos ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 और इन सब का क्या डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। कौन सा, ये 2 इसमें भी डिवाइड हो सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो इसका मतलब आई डैश इज इक्वल टू, आई डैश निकालो यार, इसको मैंने आई डैश माना, इसको लिख सकते हैं ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। अंडरस्टैंड करना। अब मैं इंटीग्रेट करूं इसको अलग, 1/2 डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, एक तो ये इंटीग्रेट करो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। अब देखो लॉजिकली अगर तुम सोचोगे ना तो कुछ चीजें हम हटा सकते हैं। तो मुझे बताओ cos का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन होगा। साइन में जब तुम 0 डालोगे तो भी 0 आएगा, और 2 पाई बाई ओमेगा डालोगे तो भी 0 आएगा, यानी ये नंबर का इंटीग्रेशन 0। ना समझ में आए याद रख लेना, कोई जरूरत नहीं बहुत ज्यादा समझने की। इसको पर्टिकुलर ओमेगा आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डी टी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, यही बचेगा। 1/2 बाहर आ जाएगा तो ओमेगा आई नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यानी कि इसका टी बचेगा, और लिमिट इस पे आएगी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा। वेरी गुड। ओमेगा आई नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0, ये लिमिट डाल दी मैंने। अब जरा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा आई नॉट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, पाई से पाई कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया, यानी कि आई डैश इज इक्वल टू आया आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ गई आई डैश की। और अगर आई डैश की वैल्यू ये आई है तो इसीलिए तो हम आई डैश बोल रहे हैं। इसका और उसका स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का रूट होगा, दैट मीन्स आई नॉट अपॉन 2। दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन वन टाइम पीरियड। ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, चाहे जिससे भी आपको समझ आना चाहिए। ये इतना पार्ट तुम्हें याद रखना है, भले तुम कोई कैलकुलेशन याद रखो या ना रखो। सिमिलरली VRMS अगर कभी पूछा जाए RMS तो इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2, ये पीक वैल्यू बोली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये है RMS वैल्यू ऑफ करंट, और यही करंट हमारे घरों में फ्लो करती है, और इसी पे हमें बिल भेजा जाता है। ये सब डिटेल में डिस्कशन में करूंगा लेटर ऑन, बट अभी फिलहाल तुम्हें ये समझ में आया। इसमें मैं एक और बात करूंगा, RMS वैल्यू समझ में आए, VRMS समझ में आया, तो प्लीज ये जरूर याद रख लेना।
ये कैलकुलेशन याद रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आरएमएस और वीआरएमएस आपको याद रहनी चाहिए। हाँ, बोर्ड के हिसाब से ये कैलकुलेशन जरूरी है, तो एक बार देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है। ओके, और देखो बातें बहुत छोटी छोटी हैं यार, इनमें कुछ है नहीं। ऐसे कैलकुलेशन हमने कितने सारे किए यार, हमने थर्मो में निकाला था मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, है ना, आरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस, काइनेटिक गैसेस में, वो सब वही चीजें हैं, कुछ अलग से बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, अलग जो है वो मैं तुम्हें भी बताता हूँ। तो हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाल ली इन वन टाइम पीरियड, और वीआरएमएस निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस का। एक चीज इसमें और आती है, अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं एवरेज पावर क्या होती है। ये जरूरी पार्ट है, क्योंकि एवरेज पावर होगा तो फिर हम आगे जाएंगे, इंडक्टर को एसी से कनेक्ट करेंगे, वो सब बातें तब आएंगी, है ना। अभी देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि पी एवरेज कैसे निकालें, एवरेज होता क्या, थोड़ी मेरी बातें समझना इसमें। जैसे मान लो तुम लिखते हो कि वोल्टेज इज इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक। मैं ऐसा मान रहा हूं कि जो करंट है ना, करंट वो वोल्टेज से थोड़ा आगे पीछे है। आगे पीछे का मतलब किस तरह का, मैं बताता हूं। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जिस फेज में वोल्टेज है उसी फेज में करंट हो। मैंने इसमें क्या लिख दिया, फाइव मतलब फेज डिफरेंस किसके किसके बीच में, वोल्टेज और इसमें, ताकि हम जनरलाइज कर सकें, है ना। कई जगह क्या होगा, ये 5 0 भी होगा, कई जगह कुछ और होगा, तो जनरलाइजेशन करना चाहते हैं कि भाई ये वोल्टेज है और करंट, ये अल्टरनेटिंग है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है ना भाई। ये ऐसा भी तो हो सकता है जहां वोल्टेज मैक्सिमम होगा, करंट 0, डिपेंड करेगा। अभी फिलहाल समझते हैं। तो बताओ, पी एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे। पावर होती क्या है, आई इंटू वी, और हमें सारी पावर जोड़नी है टाइम के रिस्पेक्ट में, 0 से लेके 2π/ओमेगा, और डिवाइडेड बाय, चूंकि एवरेज निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय दिस इज एवरेज पावर। मेरी बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए, कुछ में दिक्कत नहीं। अब चलो देखो, थोड़ा कैलकुलेशन अगर हम करें तो हम कहेंगे कि पी एवरेज इज इक्वल टू, आई की वैल्यू डालेंगे तो वो आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा, और यहाँ पे वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 0 से 2π/ओमेगा, और यहाँ जो इंटीग्रेशन है वो ओमेगा/2 पर यहाँ आ जाएगा। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई इसमें डाउट नहीं। और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ओमेगा आई नॉट वी नॉट डिवाइडेड बाय 2π इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी डी, 0 से लेके 2π/ओमेगा। मैं इसके इंटीग्रेशन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लोग फिर भी करना चाहते हैं तो इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 का डिवाइड करेंगे, तो ये 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, उससे इसको सॉल्व किया जा सकता है। बट मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कोई इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं इसको जब आगे बढ़ाता हूँ, ये पूरा कैलकुलेशन लिमिट में डालने के बाद जो आता है वो आता है वी नॉट आई नॉट cos of phi divided by 2, this is P average। और इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई करते हैं तो हम इसको लिखते हैं v नॉट बाई रूट 2, और इसको लिखते हैं I नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ फाइव। इसको हम और अच्छे से लिखें तो इसको लिखते हैं v आर एम एस इंटू आई आर एम एस और इंटू कॉस ऑफ फाइव। जो कॉस फाइव है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाइव इज नोन एज पावर फैक्टर, कहीं पे भी पढ़ोगे। ये पावर फैक्टर बहुत बड़ी चीज होती है। पावर फैक्टर से ही डिसाइड होता है कि तुम्हारे घर बिजली का बिल कितना है। पावर फैक्टर हम मतलब जितना तुम कम कर लोगे उतना बिजली का बिल तुम्हारे यहाँ पे कम आएगा। लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले होते हैं इस पावर फैक्टर को लगभग 95 से 100 के बीच में रखते हैं ताकि वो प्रॉपर बिल ले सकें, लेकिन फिर भी एरर होती है। तो दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है
इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसका कॉस थीटा जो है वो पावर फैक्टर है। अभी थोड़ी देर में तुम्हें सब समझा दूंगा, पहले बताओ ये तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दिस इज एवरेज पावर, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। पक्का? डन? समझ आ रहा है? अगर ये एंगल 0 हो जाए 5, ठीक है, यानी ये दोनों सेम फेज में आ जाए, तो बताओ ये 1 हो जाएगा। और पावर फैक्टर 1 होने का मतलब पावर मैक्सिमम हो जाएगी, और अगर पावर मैक्सिमम हो गई तो तुम्हें बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ेगा, कि जितनी ज्यादा पावर यूज करोगे उतने बिजली का बिल देना पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको। अब मैंने तुमसे कहा था कि जो एक अल्टरनेटिव वोल्टेज हो, प्लीज इसको यहां से अब थोड़ी कहानी स्टार्ट होगी तो तुम्हें थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने पी एवरेज पी ये सब निकाल दिया और एवरेज पावर की भी मैंने बात कर दी। ओके, अब बात करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, अब हम बोलें कि एसी वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस, मतलब कि एसी वोल्टेज अगर हम रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई करते हैं, किसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं? रेजिस्टेंस के अक्रॉस। V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, रेजिस्टेंस है। तो यहां पे जो करंट आएगी I इज इक्वल टू V बाई R, दैट मीन्स V नॉट बाई R साइन ऑफ ओमेगा टी। प्लीज नोट अंडरस्टैंड करना। तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आ गई करंट, और वोल्टेज है तुम्हारा V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब ढंग से अगर तुम देखो तो इसमें जो फाई की वैल्यू है वो है 0, तो इसका जो पावर फैक्टर है वो है cos ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1। तो अगर तुम्हारे घर में केवल रेजिस्टेंस यूज किए गए होंगे और उनके साथ कोई इंडक्टर या कैपेसिटर यूज नहीं हुआ है तो पावर फैक्टर 1 होगा, यानी बिजली का बिल बहुत देना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि ये जो टर्म होता है इसके साथ जब हम जनरलाइज करते हैं कि भाई अगर कहीं पे I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई लिखा, तो याद करो इसको हमने फेज बोला था। फेजर डायग्राम याद होगा आपको, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो इसको हम ऐसे बनाते हैं कि हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि एक एक्स एक्सिस है, तो ये थोड़ी बहुत कुछ बातें आपको समझनी होगी कि अगर ये एक्स एक्सिस है या मैं मान लूँ ये आई का एक्सिस है, तो वॉटेवर जो भी तुम मानना चाहते हो, तो अगर मैं ये कहूँ कि इस डायरेक्शन में अगर करंट है, दिस अ मैक्सिमम करंट यानी आई नॉट, तो बताओ जो वोल्टेज है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में तो है, क्योंकि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? 0। तो वोल्टेज भी जो आ रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है। तो बताओ यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको कई बुकों में ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं, मतलब इसको t इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और अगर इसे थोड़ा ऊपर गया तो वो ऐसे बोलते हैं कि भाई तुम ऐसे डील करो। देखो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो टाइम एक्सिस है, तो वो कहते हैं कि यहाँ डील करो। ये एनसीईआरटी में मे भी ऐसे दिया हो, तो ये कहते हैं ये ओमेगा टी, यानी इस डायरेक्शन में अगर तुम आई नॉट मान रहे हो तो इसी डायरेक्शन में तुम्हें क्या मानना पड़ेगा? वोल्टेज। मतलब ये किस चीज को मान लिया? जैसे टाइम एक्सिस t इज इक्वल टू 0, उसे ये बनाओ या ये बनाओ कोई फर्क मुझे पड़ता नहीं, दोनों चीजें सही है। ओके, ये वो तुम्हारा एक केस पावर फैक्टर से समझ में आया। अब मैं थोड़ा इससे और आगे बढ़ रहा हूँ और तुम्हें ये फेजेस के बारे में भी मैं बताऊंगा। फेजेस का मतलब होता है कि उनका, याद है ना यार, तुम भूल जाते हो, याद है? मैंने ऐसे क्वेश्चन किया था y इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, प्लीज समझना। y1 है, y2 इज इक्वल टू मैंने कहा था a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस मान लो मैं कह दूं पाई बाई 2, याद है? तो मैंने कहा था जिसका कम होगा उसको a1 को ऐसे बना लेते हैं, और इससे पाई बाई 2 ये आ गया तो पाई बाई 2 ये ऐसे बना लेते हैं, ये a2 हो गया, याद है? इसका रिजल्टेंट निकालते थे यार, सब बातें पता होनी चाहिए। तो दिस इज अ फेजर डायग्राम, थोड़ा बहुत याद कर लो 11th का, है ना? तो हम वही बना रहे हैं। अब दोनों में अगर फेज डिफरेंस है ही नहीं तो हम दोनों को एक ही लाइन में बना सकते हैं, ऐसे बना, या हम इसको अगर टाइम एक्सिस मान लें तो इससे कितना ऊपर, कितने डिग्री ऊपर, ओमेगा टी। सिंपल बात है ना? खैर अभी जरा हम इसमें और एक चीज जोड़ते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस में तो हमें पता चल गया कि हम इस तरह से हम इसकी बात कर सकते हैं, लेकिन अगर एक अल्टरनेटिव वोल्टेज के अक्रॉस हम इंडक्टर लगा दें,
इंडक्टर का मतलब होता है ये, और यहां लगाते हैं हम एक अल्टरनेटिंग बैटरी। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सेल्फ इंडक्टेंस L है, आराम से, कोई चल बात नहीं। और मैंने तुमको यहां पे दे दी करंट I is equal to I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। मैं थोड़ा दिमाग लगा रहा हूं और मुझे वोल्टेज निकालना है, उल्टा कर रहा हूं तो मैं समझाने के लिए, तो मैं अभी पता चल जाएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं। तो मुझे बताओ, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज होगा क्या? L di by dt। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए, पक्का? तो अगर हम वोल्टेज को लिखेंगे तो उसको लिखेंगे क्या? L di by dt। आराम से, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं, वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगा। आप जरा सोचो, V is equal to L, अब I को इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? I नॉट तो बाहर आ जाएगा, समझ आएगा? और यहाँ d by dt ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t, पक्का? तो V इज इक्वल टू आ गया I नॉट L, और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन का हो जाएगा cos ओमेगा t, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, और यहाँ हो गया cos ऑफ ओमेगा t। प्लीज अंडरस्टैंड करना। तो V इज इक्वल टू हो गया I, और इसको हम लिख सकते I नॉट, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा L, और यहाँ आ गया cos ऑफ ओमेगा t। प्लीज ये एक चीज देखो जरा, क्या है ये सब सही करेंगे। सोच के देखो, तुम लिखते हो V इज इक्वल टू I नॉट R, तो ये एक तरह से क्या हो गया R, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको XL से डिफाइन करते हैं, यानी V इज इक्वल टू I नॉट XL, और यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा t। अभी और थोड़ा इसको डील करने, यानी कि मैं अगर कहूँ तो XL इज इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा L। दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। बट अब तुमने जो करंट को माना था वो माना था कि वो I नॉट साइन ऑफ ओमेगा t है। अब वोल्टेज जो तुमने निकाला है वो I नॉट XL, और यहाँ cos ऑफ ओमेगा t निकाला है, तो ये ओमेगा cos में, ये साइन में। तो अब इनके फेजर में ऐसे तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो इसको भी साइन में लाओ। तो इसको अगर साइन में लाओगे तो इसको लिखोगे I नॉट XL, और इसको लिख दो साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। सेकेंड क्वाड्रेंट में हो गया पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका चेंज कैसे हो जाएगा? cos ओमेगा टी। आप जरा सोच के देखो कि अगर इसको ढंग से देखा जाए तो इसके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? इन दोनों को देखो, फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाई 2। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन भी नहीं है, बहुत क्लियर है एकदम अच्छे से, ठीक है। अब अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊं, अच्छा पहले इसका पावर फैक्टर निकालो, तो द पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos ऑफ cos फाई होता है ना पावर फैक्टर, cos पाई बाई 2 व्हिच इज इक्वल टू 0। यानी इसका पावर फैक्टर कितना है? 0। इसका पावर फैक्टर अगर 0 है तो फिर पावर 0 हो गई, वो क्या है? 0। इसका मतलब कोई लॉस ही नहीं होगा, तो इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। यानी कि अगर आप अपने घर में इंडक्टर लगाते हो तो आपको बहुत कम बिल देना पड़ेगा, सिंपल बात है। अब इसके फेजर डायग्राम देखो जरा। अब हम करंट को अगर हम इस पे बनाते हैं, दिस इज करंट, दिस इज I नॉट, ये क्या है? I नॉट है। तो बताओ वोल्टेज जो है वो इससे कितना आगे है? पाई बाई 2। देखो पाई बाई 2 प्लस में है, समझ आई मेरी बात? और ये है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो यहां बनाओगे तुम वोल्टेज को, दिस इज VL, यानी कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VL है। इसको चाहो तो VL भी लिख सकते हो, मतलब कुछ लोग लिखते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही VL इसके अक्रॉस भी होगा, यानी V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, जो उसके साथ होगी पक्का। अब देखो इनके बीच में एंगल कितना है? पाई बाई 2। और यहाँ देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? I नॉट XL, इसी को लिख सकते हैं I नॉट ओमेगा L। देखिए
तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2। अच्छा, एनसीईआरटी में इसको कैसे देते हैं वो भी समझ लें। एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा जा सकता है, वो ये कहेंगे कि ये है तुम्हारी करंट, प्लीज समझ लेना बेटा, कुछ गड़बड़ मत करना। वो कहते हैं ये है तुम्हारी करंट आई नॉट, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, ओमेगा टी। अरे 0 से ओमेगा टी पे ही है ना करंट यार, है ना। तो वो कहते हैं इससे 90 डिग्री पे ये है VL और ये एंगल कितना बोल देंगे, 90 डिग्री। हमें कोई दिक्कत नहीं, ये डायग्राम बना हो सकता है एनसीईआरटी में, ये बनाओ, तुमने इसी को करंट मान लिया, जिससे पाई बाई 2 मतलब इसको घुमा दो ओमेगा टी, तो यही तो बन जाएगा, ऐसे बना हो सकता है। ये सब पावर फैक्टर, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस पता चल गया, पावर फैक्टर पता चल गया, ये इसमें हो गया, समझ आया। इसमें एक और हो सकता है, देखो जरा कैपेसिटर वो कैसे करते हैं, जरा उसको भी समझना। पहले मैं तीन को अलग अलग बना रहा हूँ, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन और देखेंगे तो कैसे हो सकते हैं, पर पहले तीन अलग अलग करो। एक कैपेसिटर का और खत्म कर लेते हैं ताकि तुम्हें थोड़ा और आइडिया मिल जाए चीजों का। देखो अगर हम एक कैपेसिटर लगा दें, अब दिमाग लगाना, मैं यहाँ करंट नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें यहाँ पे वोल्टेज दे रहा हूं, वोल्टेज इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब बताओ वोल्टेज ये, इस पे चार्ज कितना, Q, प्लस का माइनस का, तो जो इसके क्रॉस वोल्टेज होगा वो होगा वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज इक्वल टू Q बाई C। और इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये समझ में आया। अब जरा Q इज इक्वल टू, जरा तुम ध्यान से देखना, Q इज इक्वल टू C इंटू VC, VC बोलो या ये बोलो, जो इसके पास वोल्टेज होगा वो ये होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं C इंटू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब Q को मैं क्या लिख सकता हूँ वो समझना, Q को मैं लिख सकता हूँ Q का रेट ऑफ चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में, वही होता है करंट। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो C बाहर है, V नॉट बाहर है, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक ओमेगा बाहर आ जाएगा, सिंपल लॉजिक है। तो इसका मतलब करंट इज इक्वल टू, यहाँ पे टेंशन समझना, करंट इज इक्वल टू व्हाट, करंट इज इक्वल टू V नॉट और यहाँ आ रहा है ओमेगा C और कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए ये करंट है, तो करंट को लिखने का तरीका होता है करंट इज इक्वल टू, अगर V के टर्म में लिखा तो V बाई R, और या ये समथिंग आएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू V नॉट और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ओमेगा C। देख ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, और यहाँ पे आ गया cos ऑफ ओमेगा टी। अब देखिए ये जो पूरा नंबर है ना, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव उधर क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ क्या बोलेंगे इसको, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ तो यहाँ I इज इक्वल टू आएगा V नॉट डिवाइडेड बाई XC और यहाँ आएगा cos ऑफ ओमेगा टी। अब अगर इसको ढंग से देखो तो V नॉट डिवाइडेड बाई XC और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये टर्म यहाँ आ जाएगा, तो करंट निकला। अब तुम ढंग से देखो तो इसमें करंट ये रही और पोटेंशियल जो था वो था V इज इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अब जरा ढंग से देखो, वोल्टेज से करंट पाई बाई 2 डिग्री आगे, ये किस में है, ये कैपेसिटर में है, बात समझना। अच्छा, अब इंडक्टर में अगर तुम ढंग से ध्यान दो तो इंडक्टर में यही चीज थी, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी और वोल्टेज था V नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या और अच्छे से देखो तो V इज इक्वल टू था I नॉट XC XL और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ध्यान से देखो अगर तो इसमें करंट से वोल्टेज आगे है पाई बाई 2, तो ये बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा जाता है। अच्छा पहले इसका फेजर डायग्राम बना देते हैं, वो तुम्हें समझना होगा, जरा ढंग से ध्यान देना। मैं यहाँ बना चलेगा, उसका फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं वो समझ।
देखो अगर तुम करंट को इसमें दिखाते हो, करंट यहाँ पे, तो देखो करंट यहाँ बनाओगे तो करंट आगे है, किससे आगे, वोल्टेज से, कितना, π/2, तो पक्का वोल्टेज को ऐसे बनना पड़ेगा, यानी ये VC होगा, या इसी को हम लोग बोलेंगे VC को क्या, इसको बोलेंगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये VC बनाया मैंने, और VC यहाँ पे आएगा तुम्हारा कितना, यहाँ पे लिख रहे हो वोल्टेज, यहाँ V, यहाँ V, चाहे उसके पास देखो तो यहाँ पे V नॉट आ जाए, और ये क्या है I0 निकाला है, वो लिखा, ठीक है, तो ऐसे छोड़ो, ये क्लियर है। अच्छा, अब एनसीईआरटी में ये कैसे दिया हो सकता है, वो ऐसे देंगे आपको, आपको कहेंगे कि भाई इसमें करंट जो है वो कहाँ पे, अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टल मान रहे हो, ठीक है, तो करंट ओमेगा टी और प्लस π/2 हो रहा है, और ये है V0 साइन ओमेगा टी, तो अगर करंट को तुम यहां दिखाते हो, यानी कि ये ओमेगा टी है आई की वैल्यू, तो इसको तुम्हें यहां दिखाना पड़ेगा, ये अगर करंट बना रहे हो ओमेगा टी प्लस π/2, तो अगर तुम इसको यहां नीचे दिखाओ VC को, और ये दिखाओ ओमेगा टी, तो मुझे इसको और आगे ले जाना पड़ेगा। तो मैं बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम करंट को अगर इसको मानो तो वो ओमेगा टी तो ये हुआ ही हुआ, और उससे π/2 और आगे चला, मतलब कि अगर तुम एक मिनट होगा, एक सेकंड, कि भाई ये तुम दिखा रहे हो कि ये 0 है, यहाँ वोल्टेज आ जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा टी करंट, लेकिन उससे π/2 और आगे, तो ये आगे तुम्हारी करंट, और ये नंबर हो गया तुम्हारा, यानी कि ये है ओमेगा टी, और ये V0 है, तो करंट यहाँ है, समझ आएगी नहीं? और अगर तुम करंट को यहाँ दिखाओगे तो V0 यहाँ आएगा, डिपेंड्स भी कैसे देगा, समझ आएगा कि नहीं? हालांकि तुम ये याद रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब जरा इसका भी पावर फैक्टर देखो कितना है, cos ऑफ π/2, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, π/2, ये कितना हो गया, 0, पावर फैक्टर 0। इसको बोलते क्या है, ये जो टर्म हमने लिखा है यहाँ पे, दिस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इतनी ये चीजें तुम्हें करनी है, ओके। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, वो तुम्हें करना है, ठीक है। ये बेसिकली चोक कॉइल का सर्किट होता है, बट मैं चाहता हूं तुम इसको करो। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, और इसके साथ मैंने लगाया एक अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। करंट इसमें दे दी I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी R, ठीक है। इसमें तुम्हें निकालना है VR, VL, और ये V भी फाइंड करना है, और पावर फैक्टर, ठीक है। ये दो इतनी चीजें आपको करनी है, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको करके मुझे दिखाना है, ठीक है। चलेगा, इतना समझ में आया? आज इतना करो, नेक्स्ट लेक्चर में इसमें और डालना, धीरे धीरे पढ़ना, एनसीईआरटी साथ में रखना, क्योंकि उसमें और इसको मैच करके पढ़ना, क्योंकि थोड़ा लिखने में दिक्कत होगी नहीं तो बोर्ड में। मैंने बताया तुम्हें सारी चीजें हैं, बट एक बार एनसीईआरटी साथ में लेके इसका लेक्चर देखोगे तो ज्यादा मजा आएगी। और अगर एनसीईआरटी में तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन होगी, सर इसमें आपने अलग बताया, उसमें अलग दिया, तो मुझे जरूर बताना। तो कल मैं आ रहा हूँ सेंटर पे, तो मैं वहाँ पे सबको बुलाऊंगा ही डाउट के लिए, तो वो डाउट हम वहाँ पे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? तो इतना कंप्लीट कर लेना, ओके बेटा, चलो।